हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस क्लासेस बाय दीपांकर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रासो साहित्य और ये हमारा रासो साहित्य पर एक कंप्लीट वीडियो होगा। और फ्रेंड्स, मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक नया बैच है और यूट्यूब पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी तैयारी को पेड कोर्सेज़ के साथ में नहीं कर सकते। इसमें आपको सारे कोर्सेज़ कंप्लीट कराए जाएंगे और आप हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। रासो साहित्य में हम उन साहित्यों का उल्लेख करेंगे जो वीर रस प्रधान हैं और जिनकी रचना चारण कवियों ने की है। आगे देखते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति, इस पर कभी भी विद्वान एक मत नहीं हुए और सभी ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। सभी के अनुसार रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग शब्दों से हुई है। जैसे गारसदा तासी ने राजस्यु शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासक सर्वमान्य है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है कि रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, वही मत सर्वमान्य माना गया है आखिर में चलकर। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार रास शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी के अनुसार रसिक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कविराज श्यामल दास के अनुसार रहस्य शब्द से उत्पत्ति मानी गई है। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर दशरथ शर्मा, देखिए इनके नाम याद रखिएगा, अच्छा कथन है ये। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत का समर्थन किया है और यही मत सर्वमान्य मत माना गया है। कि क्या माना गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। किस शब्द से मानी गई है? रासक शब्द से, और यही मत सर्वमान्य मत है। आगे चलते हैं। रासो साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। फ्रेंड्स, आज हम सारे ही ग्रंथ कंप्लीट करेंगे रासो साहित्य के, ठीक है। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है जिसको कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासो साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आता है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो का जो टाइम पीरियड है वो 1155 ईस्वी है और इसके रचनाकार माना जाता है नरपति नाहल को। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ, इनका नाम था बीसल देव, ठीक है, ये याद रखना है। अजमेर के राजा थे विग्रह राज चतुर्थ, इनका नाम था बीसल देव और इनके साथ में इनका विवाह हुआ, फिर वियोग और पुनर्मिलन, इनकी कथा का वर्णन है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ। बीसल देव रासो का टाइम पीरियड 1155 है। इसके रचनाकार नरपति नाहल है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसल देव, जो अजमेर के एक राजा थे विग्रह राज चतुर्थ, जिनका नाम था बीसल देव, के साथ में इनके विवाह की, वियोग की और पुनर्मिलन की घटना का वर्णन इसमें किया गया है। जो बीसल देव रासो है वो 4 खंडों में विभक्त है। देखिए, बीसल देव रासो 4 भागों में विभक्त है। पहला खंड इसमें बीसल देव तथा राजमती का विवाह का वर्णन किया गया है, ठीक है। दूसरा है द्वितीय खंड, इसमें रानी राजमती के व्यंग से राजा बीसल देव रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाने की कथा का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है राजा बीसल देव रानी राजमती से रुष्ट हो गए थे किसी बात को लेकर और फिर वे वहाँ से रुष्ट होकर कहाँ जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। और उड़ीसा में ये यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि राजा बीसल देव रानी राजमती से रुष्ट होकर कहाँ चले गए थे? उड़ीसा गए थे। ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया और ये इनका जो वियोग वर्णन है कि ये कब से कब तक चला? 12 माह तक चला, ठीक है। कितने महीने चला? 12 माह। वहाँ 1 वर्ष तक यानी कि 12 माह तक ये रहे थे। तीसरा जो खंड है इसमें आता है रानी राजमती का विरह वृत्तांत। चौथे खंड में दोनों के पुनर्मिलन
का वृत्तांत है। यानी कि पहले वाले खंड में इनके विवाह का, दूसरे में इनका जो व्यंग से बीसलदेव रुष्ट हुए और फिर उड़ीसा चले गए, 1 वर्ष तक वहाँ रहे, इस चीज़ का, तीसरे में रानी राजमती के विरह का, और चौथे खंड में दोनों के पुनर्मिलन की घटना का वर्णन किया गया है। यह एक विरह काव्य है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम। ये क्या है? बीसलदेव रासो एक विरह काव्य है। इसकी शैली गेय है। देखिए टीजीटी 2004 में ये पूछा भी गया है कि विरह, बीसलदेव रासो एक कैसा काव्य है? विरह काव्य है। इसकी शैली कैसी है? गेय है। एक प्रेम काव्य है या श्रृंगार काव्य भी हम इसको बोल सकते हैं, और टीजीटी 2009 में ये पूछा गया है। ये जरूर नोट डाउन करिएगा आपकी कब आया क्वेश्चन। यह 125 छंदों की एक प्रेम प्रक रचना है। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने बीसलदेव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है। इसमें 12 मासा का वर्णन सबसे पहले हुआ है। ठीक है, हिंदी के आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। आगे देखते हैं। अब आता है सेकंड नंबर पे हमारा पृथ्वीराज रासो। फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो की जो रचनाकार हैं वे हैं हमारे चंद्रबरदाई जी। ठीक है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और कई बार तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई। ये देखिए यहाँ पर पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में चंद्रबरदाई को क्या कहा गया? छप्पियों का राजा कहा गया है। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ये सारे के सारे जितने भी मैं पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता रही हूँ ना, ये आपको नोट डाउन करने और स्टार लगा कर रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर एक पॉइंट कभी ना कभी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। चंद्रबरदाई को दिल्ली नरेश, देखिए ध्यान से, दिल्ली के नरेश कौन थे? पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना गया है। पृथ्वीराज चौहान को, चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज चौहान कैसे माना गया? चंद्रबरदाई को दिल्ली नरेश, पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना गया है। दिल्ली क्यों बोला गया? फ्रेंड्स, दिल्ली क्योंकि इनके पृथ्वीराज चौहान के नाना थे अनंगपाल। ठीक है, कौन थे? इनके नाना थे अनंगपाल। ये तो अजमेर के चौहान थे। पृथ्वीराज जो कि सोमेश्वर के पुत्र हैं, और सोमेश्वर कहाँ के चौहान थे? अजमेर के चौहान थे। ये अपने नाना, इनके नाना ने इनको, पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया था, तो फिर दिल्ली और अजमेर एक हो गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी। कैसी भूमि थी इनके पूर्वजों की? पंजाब थी। पूर्वजों की भूमि कहाँ थी इनके? पंजाब में थी। ठीक है, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसको माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य? देखिए, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और माना किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी पॉइंट याद रखने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे वाले पॉइंट है। यह 2500 पृष्ठों का एक बड़ा ग्रंथ है। इसमें 69 सर्ग हैं, समय, अध्याय या फिर खंड भी हम इनको बोलते हैं, सर्गों को। चंद्रबरदाई का और पृथ्वीराज रासो का जो जन्म है वो एक ही दिन माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि दोनों ने एक ही दिन इस संसार को छोड़ दिया था। चंद्रबरदाई के 4 पुत्र हुए। चतुर्थ पुत्र का नाम था जल्हण। क्या नाम था? जल्ल या फिर जल्हण इसका नाम था। जिस समय पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने साथ अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद्रबरदाई भी महाराज के साथ गए थे, और उसने अपने चौथे पुत्र जल या फिर जल्हण को, कौन था इनका चौथा पुत्र? जल या फिर जल्हण को पृथ्वीराज रासो को सौंप दिया था। आगे देखिए, इनके विषय में एक उक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है।
इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये उक्ति है कि पुस्तक जल्लन हाथ देई, पुस्तक जल्लन हाथ देई, चले गजानन नृपकाज। कहा जाता है कि जल्हन ने चंद्रबरदाई के अधूरे जो महाकाव्य है उसको पूर्ण किया था। पृथ्वीराज रासो के संस्करण, अब इनके संस्करण को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस महाकाव्य में 4 प्रसिद्ध संस्करण हैं। कितने हैं? 4 प्रसिद्ध संस्करण हैं। प्रथम संस्करण, यह सबसे बड़ा संस्करण है। इसका प्रकाशन नगरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ था, जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है? उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा में 1585 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसको कब प्रकाशित किया गया? सभा में, यानी कि नगरी प्रचारणी सभा काशी में इसको 1585 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। आगे देखिए, इस संस्करण में जो समय थे वे 69 समय रखे गए। कौन से संस्करण में? प्रथम संस्करण में 69 समय को हमने क्या क्या बताया? हमने बताया कि समय को सर्ग, खंड या फिर अध्याय भी कहते हैं। और कितने रखे गए इसमें? 69 समय को रखा गया पहले संस्करण में। शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना है। प्रथम संस्करण में 16,306 छंद है। कितने हैं? 16,306 छंद है। दूसरा संस्करण आता है, अब दूसरे संस्करण को भी देख लेते हैं। दूसरे संस्करण के अंतर्गत इसमें आता है कि इसमें 7,000 छंद है। कितने छंद हैं? 7,000 छंद है। और इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। बस इतने ही पॉइंट इसमें रखिए कि दूसरे प्रकाशन में 7,000 छंद है और इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। किस संस्करण का प्रकाशन नहीं हुआ? तो दूसरे संस्करण का प्रकाशन नहीं हुआ। तीसरा संस्करण में हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तीसरे संस्करण के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह लघु संस्करण 3500 छंदों का है और इसमें 19 समय है। समय, सर्ग, अध्याय इनको हम कह सकते हैं। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत इसको समय, सर्ग और अध्याय माना गया है। चौथा संस्करण यह सबसे छोटा संस्करण है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा संस्करण कौन सा है? तो चौथा संस्करण सबसे छोटा है। इसमें कुल 1300 छंद हैं और चौथे संस्करण को दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। कैसा रासो मानते हैं? मूल रासो मानते हैं। वे मानते हैं कि बस जो चौथा संस्करण है यही वास्तव में रासो ग्रंथ है। आगे देखिए, इसकी प्रामाणिकता को लेकर भी कुछ विवाद हुए हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रामाणिकता, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। प्रामाणिकता, पूर्ण प्रामाणिक किन किन विद्वानों ने इसको माना पृथ्वीराज रासो को, ये भी देखते हैं हम यहाँ पर। डॉक्टर श्याम सुंदरदास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और डॉक्टर कर्नल टॉड आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा में प्रकाशित हुआ है वही प्रमाणिक है। ठीक है, समझ आया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या ये नाम है इनका। मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर कर्नल टोड, ये 4 विद्वान हैं। इन्होंने पूर्णतः प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को। आगे देखते हैं अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, उनमें कौन कौन आता है? उनमें आते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वूलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास। ये देखिए कितने विद्वान हुए इसमें। एक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो डॉक्टर वूलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी प्रसाद,
मुंशी देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास। ये 6 कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूर्णतः अप्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को। पृथ्वीराज रासो को प्रथम अप्रमाणिक माना डॉक्टर फूलर ने। सर्वप्रथम ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने माना, तो डॉक्टर वूलर ने माना है सर्वप्रथम अप्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को। ज्ञानकृत पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली घोषित किया है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ किसने माना? अब हमने देखा पूर्णतः प्रमाणिक किसने माना, फिर हमने देखा पूर्णतः अप्रमाणिक किसने माना। अब हम देख लेते हैं अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को किसने माना है। चलिए देख लेते हैं इसको। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर मुनिजीन विजय, ये 3 लोग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजीन विजय आदि विद्वान अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में भी माना है। ठीक है, और यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सुख सुखी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो को किसने माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। पृथ्वीराज रासो में 2 प्रमुख रस हैं, कौन कौन से? एक तो वीर रस है, वीरता का वर्णन किया, और दूसरा श्रृंगार रस है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो कैसी है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। मिश्रित राजस्थानी भाषा है या फिर डिंगल है। मिश्रित राजस्थानी भाषा या डिंगल। हम जो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा होती है उसको डिंगल भी बोलते हैं, डिंगल पिंगल। आगे देख लेते हैं। आगे हम देखने वाले हैं नोट। ठीक है, और इसमें कुछ कथन है, एक कथन भी है, आपको ये कथन याद रखना है। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसको नोट डाउन भी करना है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास ग्रंथ है उसके अनुसार इसकी भाषा के संबंध में विवाद रहा है। वस्तुतः यह काव्य वस्तुतः ये जो काव्य है वो पिंगल शैली में लिखा गया। अभी देखो हमने डिंगल पढ़ा है पीछे कि ये राजस्थानी मिश्रित है तो डिंगल है, लेकिन वस्तुतः यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप होता है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण होता है। ठीक है, अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी को बोलते हैं डिंगल, और ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी को हम क्या बोलते हैं? पिंगल। ठीक है, कायमास वध को पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। कायमास वध भी क्या है? कायमास वध भी पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो के एक खंड कैमास वध को कैमास वध भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कैमास वध किस रचना का खंड है, तो किसका है? पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, ये हमें याद रखना है। किसका वो खंड है? ये पृथ्वीराज रासो का है, कैमास वध। इसको हम कैमास भी बोलते हैं। एक नोट यहाँ पर करना है पृथ्वीराज विजय के बारे में। यह ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, यह जो ग्रंथ है यह पृथ्वीराज की राजभाषा के कश्मीरी कवि थे ज्ञानक ने संस्कृत में लिखा था, जो पूरा नहीं मिलता। पृथ्वीराज विजय यह ग्रंथ पृथ्वीराज की राजभाषा के कश्मीरी कवि थे ज्ञानक, उनके संस्कृत में लिखा। ज्ञानक ने इसको संस्कृत में लिखा जो कि पूरा नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको नोट रखना है, एक हमेशा याद भी रखना है कि क्या चीज़ है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ पृथ्वीराज रासो के विषय में कुछ और भी समझा दूं। 1 मिनट आप रुकिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे एक राजा थे अनंगपाल। ये राजा थे हमारे दिल्ली के। ठीक है, कहाँ के राजा थे? दिल्ली के। आप राइटिंग पर मत जाइए क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन मैं जो समझाना चाहती हूँ वो आप समझ जाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। एक चीज़ मैं आपको पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत ये बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली के हमारे एक राजा थे जिनका नाम था अनंगपाल, और अनंगपाल की 2 पुत्रियाँ थी। एक का नाम था कमला। क्या नाम था? एक का कमला, और दूसरी का नाम था सुंदरी। ठीक है, सुंदरी। इसके बाद हम ये देखते हैं
कि कमला और सुंदरी दोनों बहनें थी। कमला का जो विवाह होता है वो होता है सोमेश्वर के साथ में। किसके साथ होता है? सोमेश्वर के साथ। और सुंदरी का विवाह होता है विजयपाल के साथ में। अनंगपाल को कोई पुत्र तो था नहीं, पुत्रियां थी 2। फिर से समझ लीजिए, कमला और सुंदरी। कमला का विवाह होता है सोमेश्वर के साथ में और सुंदरी का विवाह होता है विजयपाल के साथ में। सोमेश्वर जो हैं ये अजमेर के चौहान थे। कौन थे? चौहान थे। ठीक है, चौहान थे अजमेर के। लिखा नहीं जा रहा क्योंकि लिखने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, अजमेर के चौहान थे। तो इन दोनों का पुत्र होता है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इन दोनों के पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान। फिर आते हैं जयचंद। जयचंद कैसे हुए? सुंदरी और विजयपाल के पुत्र। किस किस के पुत्र थे? सुंदरी के और विजयपाल के पुत्र थे जयचंद। इन जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था। क्या नाम था जयचंद की पुत्री का? संयोगिता। देखिए, जब अनंतपाल के पास में कोई संतान नहीं थी तो अनंतपाल क्या करता है? अनंतपाल कहता है कि भाई मेरे पास तो कोई संतान नहीं है। ये कमला और सोमेश्वर के पास आता है और उनसे बोलता है कि भाई अपने पुत्र जो पृथ्वीराज चौहान है, इसको आप मुझे दे दीजिए। मैं तुम्हारे पुत्र को ही अपना पुत्र मानकर उसे अपने पास रख लूँगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, और इन्होंने अपने पुत्र को दे दिया। पृथ्वीराज को किसको दे दिया? अनंगपाल को दे दिया, अनंगपाल को। तो इन दोनों के बीच में ये दोनों एक हो जाते हैं, यानी कि अजमेर और दिल्ली एक हो जाते हैं। जब दिल्ली और अजमेर एक हो जाते हैं तो ये बात जयचंद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये बहुत ही गुस्से में आ जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसको। ये सोचता है कि भाई मुझे भी तो गोद ले सकते थे, मैं भी तो इनका देवता हूँ। तो इन्होंने इनको नहीं लिया, लेकिन वो अपना मन हो गया उनको लेने का। ठीक है, फिर इनकी शादी होती है। इनकी भी पुत्री होती है संयोगिता, बड़ी हो जाती है। अब संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को पसंद करने लगती है। धीरे धीरे जब ये गुस्से में आ गए, इन्होंने एक राजसूय यज्ञ कराया। जयचंद ने क्या कराया? राजसूय यज्ञ कराया। और फिर ये जयचंद राजसूय यज्ञ में इन्होंने राजसूय यज्ञ करा दिया। ठीक है, और इसमें इन्होंने बहुत सारे राजाओं को बुलाया, लेकिन इसको नहीं बुलाया, क्या नाम, पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन गुस्से के कारण इनकी एक स्वर्ण से निर्मित प्रतिमा बनवाई और बाहर अपने द्वार के बाहर, जो इनका गेट था, दरवाज़ा था, उसके बाहर इन्होंने लगा दिया उस प्रतिमा को। यहाँ दरवाजे के बाहर यहाँ वो प्रतिमा खड़ी कर दी। अब इनका संयोगिता का स्वयंवर भी उस राजसूय यज्ञ में ही इन्होंने रख लिया। फिर क्या होता है? संयोगिता सबसे पहले आती है स्वयंवर में, इसको कोई पसंद तो होता ही नहीं है। फिर ये आती है, देखती है कि भाई द्वार पर इनकी पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा है, तो ये अपनी जो वरमाला होती है पृथ्वीराज चौहान के गले में पहना देती है इस वरमाला को। ठीक है, इनके गले में पहना देती है यहीं पर आकर पृथ्वीराज चौहान के। फिर ये बात जो है पृथ्वीराज चौहान के सामंत तो इनको पता चलती है। इस बात से जयचंद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और संयोगिता को अपने घर से निकालकर गंगा नदी के किनारे स्थित इनका एक महल था, उस महल में इनको भेज देता है संयोगिता को। संयोगिता वहाँ चली जाती है। पृथ्वीराज चौहान को इधर इस सारी घटना का पता चलता है। इसके जो सिपाही थे, इनकी जो सेना थी, वो जयचंद पर हमला कर देती है, आक्रमण कर देती है, और ये जाकर इधर संयोगिता को अपने पास ले आते हैं। फिर इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, और जयचंद की सेना में बाद में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, इन दोनों का युद्ध होता है। तो ये घटना थी फ्रेंड्स। पृथ्वीराज रासो के विषय में मैं एक सेकंड वीडियो अपलोड कर देती हूँ, अभी कर दूँगी। लेकिन उसमें हम परमाल रासो और 1-2 ग्रंथ और हैं वो पढ़ लेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ये चीज़ें समझानी थी, इसलिए इस वाले वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे।